नमस्ते साथियों, आज हम कक्षा 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के पार्ट 2 फलन के संदर्भ में कुछ उदाहरण समझने की कोशिश करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक जो एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त है उसके प्रश्नावली या यूं के एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस हम विस्तार पूर्वक हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ लिखेंगे हल लगाएंगे, 2 डॉट लगा करके विस्तारित करेंगे। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x फलन जो मेरे को दिया गया है f(x) बराबर 1/x, ये मुझे एक फलन दिया गया है। साथ में लिखा है द्वारा परिभाषित फलन f मैपिंग है परिभाषित फलन f मैपिंग है R स्टार टू R स्टार में एकेकी तथा आच्छादक होगा। सिद्ध करना है, एकेकी और आच्छादक है। जहां ये दिया गया है, जहां यहां लिखते हैं आप, जहां R स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हैं, ये मुझे दिया गया है। पहला पोर्शन मुझे सिद्ध करना है। ये फलन f(x) 1/x है और ये डिफाइंड भी है R स्टार टू R में, और ये जो R स्टार है वह है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। आप समझे ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें ऋणात्मक संख्याएं मौजूद नहीं हो, उन्हें हम ऋणोत्तर संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार से शून्येतर अर्थात ऐसी संख्याएं जिसमें शून्य विद्यमान नहीं हो, उन्हें हम शून्येतर संख्याएं कहते हैं। अर्थात शून्य के अलावा सभी संख्याएं या ऋणोत्तर है। और दिया गया फलन में प्रांत और स्वप्रांत की दोनों ही संख्याएं R स्टार है, सभी वास्तविक ऋणोत्तर संख्याएं हैं, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हैं। अर्थात वास्तविक संख्या का मतलब हो गया काल्पनिक के अलावा सभी प्रकार की संख्याएं इसमें मौजूद है। अब समस्या ये आती है, क्या शून्य भी इसमें मौजूद है? अगर R ऋणोत्तर संख्या है
इसको आर ऋणात्मक संख्या है तो क्या शून्य भी इसमें मौजूद है? आर ऋणात्मक का मतलब हो गया आर प्लस, आर ऋणात्मक का मतलब हो गया आर प्लस, मतलब आर माइनस आर में से मैं यदि आर माइनस को घटा दूं तो आर प्लस आता है। आर प्लस का मतलब हो गया मेरे पास आर माइनस आर माइनस, तो माइनस की संख्या वास्तविक से माइनस की वास्तविक संख्या को घटा देता हूं तो मेरे पास आर प्लस रहता है। ये एक प्रकार से ऋणात्मक है, आर प्लस क्या एक प्रकार से ऋणात्मक है। तो क्या इसमें शून्य भी शामिल होगा? इसको समझना है। तो देखिए विद्यार्थी, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में समुच्चय सम्मिलित होता है, सॉरी शून्य सम्मिलित होता है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में शून्य भी एक वास्तविक संख्या है, लेकिन क्वेश्चन को में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि फलन एफ(x) 1/x पर परिभाषित है, अर्थात मुझे किसी भी अवस्था में x का मान 0 नहीं रखना है। x और y के लिए मुझे 0 नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? कि फलन परिभाषित है। यदि x का मान मैं 0 मान लेता हूँ, ऋणात्मक संख्या में 0 को शामिल कर लेता हूँ, तो f(x) बराबर 1/x एक परिभाषित फलन होगा। अर्थात इसे आप थोड़ा देखिए, f(x) बराबर 1/x और ये r प्लस में r प्लस 0 बिलोंग्स टू r प्लस धनात्मक। अब ये कहे कि शून्य तो न तो ऋणात्मक होता न धनात्मक होता है, लेकिन भाई वास्तविक तो होता है। इस कारण हम शून्य पर विचार नहीं करेंगे, ऐसा अपने को सोचना है, क्योंकि शून्य पर विचार करते ही ये फलन परिभाषित हो जाता है। क्लियर? अब देखो विद्यार्थी, हमें लेख स्पष्ट लिखना है, लिखावट सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए, तथा आप जो क्वेश्चन को हल कर रहे हैं वह तार्किक रूप से हल करें। अनावश्यक बातचीत, अनावश्यक विषय बिंदु नहीं लिखें। तो पहला है, फर्स्ट है मेरे पास एकेकी फलन, एकेकी फलन मैथमेटिक्स फॉर्म में कहा जाता है कि f(x1) बराबर f(x2) where x1 x2 belongs to R star, तब x1 बराबर x2 हो। ये मुझे दिया गया है एकेकी फलन के लिए। यहां f(x1) बराबर 1/x1 संबंध एक प्राप्त हुआ, f(x2) बराबर 1/x2 संबंध 2 प्राप्त हुआ। संबंध 1 व 2 की तुलना करने पर, संबंध 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना क्यों कर रहे हैं? ये शब्द कहां से आया तुलना करने का? हमने कैसे विचार किया कि तुलना करना है? क्योंकि इसका निष्कर्ष ये कह रहा है कि f(x1) बराबर f(x2) है, ये हमें लेना है। इसका f(x1) और f(x2) की मुझे तुलना करनी पड़ रही है। तो इसकी तुलना करूंगा तो मैं लिखूंगा 1/x1 बराबर 1/x2, वजन गुणा किया x2 बराबर x1, और इसे मैं लिख सकता हूं x1 बराबर x2, अर्थात f(x1) बराबर f(x2) है तो x1 बराबर भी x2 है। अतः फलन f(x),
एकेकी फलन है, एकेकी फलन है। ये मैंने गणितीय प्रतिरूप के आधार पर हल किया है। आप चाहे तो उदाहरण लेकर के भी हल कर सकते हैं, क्योंकि एकेकी की परिभाषा में निश्चित रूप से लिखा हुआ है, या हम जानते हैं कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव का सह प्रांत में पृथक पृथक प्रतिबिंब होना चाहिए। यदि मैं आर स्टार में से एक संख्या एक लेता हूँ तो उसका प्रतिबिंब एक आता है, 2 लेता हूँ तो 1/2 आता है, 3 लेता हूँ तो 1/3 आता है, 1/3 लेता हूँ तो 3 आता है, 1/5 लेता हूँ तो 5 आता है। अर्थात पृथक पृथक अवयव का, प्रांत के पृथक पृथक अवयवों का, पृथक पृथक तत्वों का, पृथक पृथक सदस्यों का सह प्रांत में पृथक पृथक सदस्य से रिलेटेड है, इसलिए ये एक एकेकी फलन है। अर्थात मुझे एरो डायग्राम के बजाय इसे मैंने मैथमेटिकल को प्रूव किया है। आप चाहे तो एरो डायग्राम से भी इनको सिद्ध कर सकते हैं। और एरो डायग्राम का प्रयोग कब करते हैं? जब हम उस समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते हैं। उस समुच्चय को रोस्टर रूप में लिख करके उनमें से हम अंक लेते जाएं, 1 2 3 4, इस पर उदाहरण लेकर के भी प्रूव कर सकते हैं। अब साथ में ये कह रहा है कि यदि ये एकेकी है, डियर स्टूडेंट्स, हमने एकेकी सिद्ध कर दिया। अब साथ में ये कह रहा है कि आच्छादक है, सिद्ध करना है एकेकी और आच्छादक है। आच्छादक के लिए भी देखिए आप इसको अच्छी तरीके से स्क्रीन ले लीजिए आप। अब मैं लिखूंगा सेकंड आच्छादक, सेकंड आच्छादक, वही छोटा कोष्टक 2 लिखूंगा और यहां लिखूंगा आच्छादक, आच्छादक फलन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अंडरलाइन दिस। क्विकली सॉल्यूशन। बाय डेफिनेशंस वी नो, हम जानते हैं कि एक फलन f(x) आच्छादक फलन कहलाता है यदि सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। अर्थात उल्टे क्रम में ओ डोमेन से डोमेन की ओर आ जाए और वह एकेकी सिद्ध हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वह एक बहुआच्छादक फलन है। तो देखिए आप मैथमेटिकल फॉर्म में फलन f(x) कोमा ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा यदि डैश f(x) बराबर y, ऐसा मुझे रिलेशन प्राप्त हो जाए। f(x) बराबर y, y का मतलब है कि मेरे पास फलन f(x) का परिसर प्राप्त हो रहा है। अर्थात f(x) की जो वैल्यू है वो y है और y की जो कीमत आएगी, y के जो अवयव प्राप्त होंगे वह निश्चित ही फलन f(x) के परिसर है। यदि फलन f(x) का परिसर और सह प्रांत एक जैसा है तो मैं कह सकता हूं कि दिया गया फलन आच्छादक है। क्योंकि f(x) बराबर मुझे दिया गया 1/x, इसलिए f(x) की वैल्यू y के बराबर, y बराबर 1/x, या क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर 1/y। x बराबर क्या आ गया मेरे पास? 1/y आ गया। तो संबंध 1 व संबंध 2 से, संबंध 1 व 2 से
अगर मैं संबंध 1 व 2 से देखूंगा, x का मान 1/y रख देता हूं, fx बराबर 1/x की जगह 1/y, तो fx बराबर ये y ऊपर जाएगा, y प्राप्त हुआ। और मैंने ये कहा था कि fx बराबर y प्राप्त होता है तो दिया गया फलन आच्छादक फलन है। तो ये फलन fx लिखूंगा, फलन f आच्छादक फलन है, ये हमने आच्छादक सिद्ध कर लिया। तो अब ये कन्फर्म हो गया कि दिया गया फलन fx r स्टार टू r स्टार में एक की ओर आच्छादक है, एक की ओर क्या है, आच्छादक। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में सिद्ध किया है, आप चाहे तो एरो डायग्राम से भी सिद्ध कर सकते हो। अर्थात जो सह प्रांत के जो अवयव है वह प्रांत के किसी न किसी अवयव के साथ रिलेटेड होंगे, या फिर प्रत्येक कोई ना कोई अर्थात सह प्रांत बराबर परिसर होना चाहिए। उसकी बात क्या करेगा, तो मैं कह सकता हूं कि दिया गया फलन एक की ओर आच्छादक है। लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, परिणामक रिजल्टेंट गिवन फंक्शन is 1 1 and on 2 फंक्शन, अर्थात दिया गया फलन एक की ओर आच्छादक है। इस क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट अपन ने हल किया। नेक्स्ट अगला पार्ट ये कह रहा है इसी का, यदि प्रांत r स्टार को, यदि प्रांत r स्टार पर, इस प्रांत का ये r स्टार को n में बदल दिया जाए, अगर इस r स्टार की जगह n लिख दें, जबकि सह प्रांत r स्टार यथावत है, ज्यों का त्यों है, तो भी क्या ये परिणाम सत्य होगा। अब इस चीज को देखना पड़ेगा कि यदि मैंने r स्टार की जगह, अब इसका सेकंड पोर्शन देखिए, सेकंड पोर्शन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये कह रहा है कि fx बराबर 1/x परिभाषित तो है, लेकिन इसमें r स्टार की जगह मुझे n लिखता है, अतः इसका प्रांत क्या है, n हो गया, और सह प्रांत आपका r स्टार है। और r स्टार का मतलब है नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं, नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं, जबकि n का मतलब प्राकृत संख्याएं, n का मतलब क्या है, प्राकृत संख्याएं। अब ये स्पष्ट आपके समझ में आना चाहिए कि n प्राकृत संख्या जो प्रांत अर्थात डोमेन है, और r स्टार नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर आता है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। तो डोमेन आपका कोडोमेन परिसर क्या बराबर आ सकता है, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं आएगा, इसका नहीं आच्छादक हो ही नहीं सकता, एक की बड़े हो सकता, तो हम सिद्ध करेंगे। फर्स्ट फलन fx एक की होगा, एक की होगा, यदि, अब मैंने इसको एरो डायग्राम से मुझे सिद्ध करना है, किससे सिद्ध करना है, एरो डायग्राम से। मान लीजिए मैंने सेकंड मेथड का यूज किया, एरो डायग्राम है, एरो डायग्राम में ये समुच्चय n है, ये समुच्चय r स्टार, इस n का मतलब प्राकृत संख्या मैंने 1 2 3 4 दिए, इसका मतलब है कि मुझे इससे इसके अंदर फंक्शन है, इससे मुझे इसको सिद्ध करना है, इससे इसमें रिलेशन है। तो यहां दिया गया मेरे पास fx बराबर 1/x, यहां
बराबर 1 लेने पर f1 बराबर 1/1 बराबर 1 अर्थात 1 प्राप्त हुआ। x बराबर 2 लेने पर f2 बराबर 1/2 प्राप्त हुआ। x बराबर 3 लेने पर f3 बराबर 1/3 प्राप्त हुआ। यहाँ पे भी मेरे पास 1/2 भी हो सकती है संख्या, 1/3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि r स्टार क्या है, नॉन नेगेटिव वास्तविक संख्या है। इसका हम 1 प्रतिनिधि 4 5 कुछ कुछ कर, लेकिन यहाँ से हमने 3 एग्जाम्पल दिए। प्राकृतिक संख्या 3 भी 1 2 3, 1 का प्रतिबिंब 1 की इमेज 1 बन रही है, क्लियर। 2 की इमेज 1/2 बन रही है, क्लियर। 3 की इमेज 1/3 बन रही है, क्लियर। इस प्रकार से पृथक पृथक अवयवों की 4 की इमेज 1/4, इसमें निश्चित मौजूद होगा 4 की इमेज 1/4 बन रही है, अर्थात सब भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब है। यहाँ प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत कोड कर दीजिए आप आर स्टार, प्रांत को कोड कर दीजिए कैपिटल एन में पृथक पृथक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मौजूद है, प्रेजेंट है, मौजूद है, ये लिखेंगे भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मौजूद है, ऐसा लिखेंगे अपन, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मौजूद है। अतः f एक की फलन है। अब उल्टा चलते हैं एरो डायग्राम के सेकंड ये कह रहा है आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। अब इस यही एरो डायग्राम मेरे पास आच्छादक फलन सिद्ध करने के लिए ये n, ये आर स्टार में 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 4 है, 5 है, 1/5 है, 1 2 3 4 5। अर्थात मेरे पास आच्छादक ये कहता है कि इसका जो मेरे पास इसमें से इन अवयवों के साथ जो रिलेटेड है 1 आ गया, 2 का 1/2 आ गया, 3 का 1/3 आ गया, 4 का 1/4 भी आ जाएगा और 5 का 1/5 भी है। यहाँ फलन f का प्रांत, फलन f का प्रांत क्या हो जाएगा, मेरे पास प्रांत लिखूंगा, प्रांत में मेरे पास n है, समुच्चय है। फलन f का प्रांत क्या है, बराबर है n क्या है, प्राकृतिक समुच्चय। अब फलन f का सह प्रांत क्या मेरे पास आर स्टार है, नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर है, लेकिन फलन f का परिसर, फलन f का परिसर, देखो फलन f का जो परिसर है मेरे पास परिमेय वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, परिमेय वास्तविक संख्याएं या P/Q where Q does not equal to 0, अर्थात पूरा का पूरा सह प्रांत तो परिसर एक जैसा नहीं, अर्थात आर स्टार सह प्रांत आर परिमेय वास्तविक संख्या है, Q उप समुच्चय नहीं है, सह प्रांत बराबर नहीं है परिसर के। अब परिणामक मैं लिख सकता हूं कि दिया गया फलन एक ही है,
लेकिन आच्छादक नहीं है। अतः फलन f आच्छादक नहीं। क्लियर? तो देखो इस फलन तो f(x) = 1/x है, लेकिन ये किस किस समुच्चय में परिभाषित है, किससे किस में परिभाषित है, उसके आधार पर ही इसकी प्रकृति चेंज होगी। अगर नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर से नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर में परिभाषित है तो दिया गया फलन एक ही आच्छादक है। लेकिन नेचुरल नंबर से नॉन नेगेटिव रियल नंबर में परिभाषित है, तब ये फलन केवल एक ही होगा, आच्छादक नहीं हुआ। आच्छादक क्यों नहीं हुआ? आच्छादक होने के लिए मेरी दूसरी शर्त थी कि फलन f(x) का परिसर बराबर सहप्रांत होना चाहिए। यहाँ पे परिसर मेरे पास और सहप्रांत बराबर दिया है, क्योंकि पूरे के पूरे भी होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं। जब यदि मैं मैथमेटिकल रूप में इसको मैंने उदाहरण से हल किया एरो डायग्राम से तो पता पड़ गया, लेकिन यदि मैं इसे मैथमेटिकल फॉर्म में हल करता तो फिर मुझे डाउट हो जाता है। इस कारण दोनों विधियां आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए कि कौन सी विधि ज्यादा सटीक है। अब देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.2 का हो गया और इसे हमने अच्छी तरह समझा है। इसी प्रकार से हम बाकी क्वेश्चन से, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 प्रश्नावली 1.2 का ये कह रहा है निम्नलिखित फलनों के एक एक तथा आच्छादित गुणों की जांच कीजिए। चेक, अपने को चेक करना है केवल, और इसी प्रकार से जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया है इसी प्रकार से मुझे इनको भी चेक करना है कि दिया गया फलन एक एक की आच्छादक है या नहीं है। बहुएकी और अंतरसेप्टी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो पहला, इसमें दूसरे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। पहला दे रखा है f(x) = x², सेकंड दिया गया है f(x) = x², थर्ड दिया गया है f(x) = x², फोर्थ दिया गया है f(x) = x³ और फिफ्थ दिया गया है f(x) = x³। देखो मित्रों, ये फलन दिया गया है। अब ये फलन किन समुच्चयों में परिभाषित है, किस प्रकार से इनका प्रतिबिंब बन रहा है, चित्रण कैसे बन रहा है, मैपिंग कैसे, ये फलन f है, ये प्रांत से सह प्रांत में किस प्रकार से मैपिंग कर रहा है, इस पर इनकी जो दो नेचर है 1 और ऑन टू फंक्शन की जो दो नेचर है वह आ सकती है। यदि दिया गया फंक्शन 1 नहीं हुआ तो डेफिनेटली मैनी 1 होगा। यदि दिया गया फलन ऑन टू नहीं हुआ डेफिनेटली इनटू होगा। एकदम विलोमी तो है। तो ये कह रहा है इसमें f(n)(2n), सेकंड f मैपिंग है z to z, थर्ड f मैपिंग है r to r, फोर्थ f मैपिंग है n to n, फिफ्थ f मैपिंग है z to z। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसे समझिए आप क्या कह रहा है कि इनको मुझे चेकआउट करना, जांच करना है कि ये एक एक की ओर आच्छादक है या नहीं है। डेफिनेशन क्लियर है। तो f(x) = x² n-n, पहले जितने भी समुच्चय है मैपिंग का जो पहला घटक का जो समुच्चय एरो से पहले का, ये आपके प्रांत कहलाते हैं। एरो के जो एरो का चिन्ह लगा हुआ है जिसके पास जो समुच्चय हुआ आपका सह प्रांत कहलाता है। और f(x) प्रांत का अवयव का मान f(x) = x² में रखने पर जो मेरे पास समुच्चय प्राप्त होगा वो उसका परिसर कहलाता है। देखो पहला n क्या प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार लेंगे।
1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 9, 4 का प्रतिबिंब 16, अर्थात अलग अलग अवयवों का पृथक पृथक प्रतिबिंब बन रहा है। 1 का ऐसे लिखें, 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 9, पृथक पृथक अवयवों के पृथक पृथक प्रतिबिंब है, एक एक ही है। लेकिन परिभाषा लिख देंगे अपन, पूरा जैसे पहले किया एक ही हो गया। अब ये कह रहा है कि क्या ये आच्छादक भी होगा, क्या ये आच्छादक भी होगा, इस चीज के लिए हमें जांच करनी है। तो आच्छादक ये कहता है कि सहप्रांत और परिसर बराबर होना चाहिए। तो इसके सहप्रांत में केवल प्राकृत संख्या प्राप्त हो रही है। सहप्रांत केवल n है। परिसर प्राकृत संख्याओं का वर्ग प्राप्त हो रहा है। प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। ये सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं, अंतर है 1 व 2 परस्पर बराबर नहीं, परस्पर बराबर नहीं, अतः ये आच्छादक नहीं होगा। कौन सा फलन नहीं होगा? आच्छादक नहीं होगा। क्लियर कट बात आ गई आपके कि एपक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, मेरे पास सहप्रांत 1 से लेकर के अनंत तक अवयव है, लेकिन परिसर में मेरे पास 1 के बाद सीधा 4 आता है, 4 के बाद सीधा 9 आता है, 9 के बाद 16 आता है, और 16 के बाद 25 आता है, 25 के बाद 36 आता है, 36 के बाद 49 आता है, 49 के बाद 64 आता है, 64 के बाद 81 आता है, 81 के बाद 100 आता है। इस प्रकार से वर्ग के रूप में आ रहा है। अतः सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं, यदि आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, फलन वही है x बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर प्रांत और सहप्रांत के समुच्चय की प्रकृति बदल गई। सहप्रांत की प्रकृति क्या है? जेड, जेड एक पूर्णांकों का समुच्चय, और दूसरा भी जेड है, पूर्णांक, दोनों ही जेड है। यहाँ पर यह भी नहीं कहा कि धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है। अब एक एक ही तो हो सकता है, क्योंकि -1 और 1 लिया, दोनों का प्रतिबिंब एक ही है, अतः एक एक ही नहीं है, क्योंकि जेड का मतलब धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं। तो अवयव 1 का प्रतिबिंब 1 आया, किसमें से? सहप्रांत में। -1 लिया मैंने प्रांत में से, तो उसका प्रतिबिंब भी सहप्रांत में 1 आया। अर्थात अवयव 1 और -1 का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब एक वन विद्यमान है, अतः ये एक ही नहीं। क्लियर हो गया? अब कह रहा है कि आच्छादक के लिए देखो आप, जेड क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय, प्लस माइनस दोनों संख्या, लेकिन यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 5 का 100, 25, 4 का 16, 6 का 36, अतः ये एक ही केवल आच्छादक नहीं। आप केवल और केवल इनकी प्रकृति को देखें। ऐसे x बराबर आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर r, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में 1 और -1 दोनों वास्तविक संख्या है, दोनों का प्रतिबिंब एक ही प्राप्त हो रहा है, एक ही नहीं। क्लियर? एक उदाहरण देके मना कर दिया। अब ये कह रहा आच्छादक कैसे हो सकता है? क्योंकि इसके परिसर में सदैव धनात्मक संख्या है, जबकि सहप्रांत में धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं मौजूद है, अतः दिया गया फलन एक ही की ओर आच्छादक है। इसी प्रकार से फोर्थ और फिफ्थ को आप हल कर सकते हैं, n to n और z to z। तो कहने का मतलब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि फलन कैसा भी दे रखा है, आपको केवल और केवल वह फलन जो जिस डोमेन और कोडोमेन के लिए परिभाषित है, उनको परिभाषित करने पर एरो डायग्राम किस प्रकार से बन रहा है, मैथमेटिकल फॉर्म में किस प्रकार का समूह प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर हम फलन का एकीकी, बहुएकी, आच्छादक और अंतःक्षेपी होने का वर्गीकरण करेंगे। और ये पक्का मान के चलिए कि जो एक नहीं है वह बहुएकी होगा,
और जो आचार्य निर्णय नहीं है वह अंतक्षेपी होगा। इसके आगे के 2 चरण आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य नहीं है तो निश्चित ही वह अंतक्षेपी, और एक के नहीं तो निश्चित ही वह बहुएकी है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा करते कि सिद्ध कीजिए कि ये फलन बहुएकी है, इसका बहुएकी की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसा करते कि ये फलन अंतक्षेपी है, इसका अंतक्षेपी की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। इसका आप कतई ही नहीं घबराएं और इनको आप पढ़ते रहें कि फलन क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा है। इसमें 5 मेरे पास एग्जाम्पल थे पहले में, और ये 5 एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि किस प्रकार का। तो पहला मैंने कहा एक ही परंतु आच्छादन नहीं, क्लियर हो गया। दूसरे में मैंने कहा आपको बताया कि ये एक भी नहीं है, आच्छादन भी नहीं। तीसरा भी एक भी नहीं, आच्छादन भी नहीं। चौथा देखना है आप x क्यूब है, पृथक प्रतिबिंब आएंगे। x क्यूब 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64 अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब हमारा एक तो है। लेकिन क्या ये आच्छादक है? क्या ये आच्छादक n में क्या है? पूरी 1 2 3 4 सब आने चाहिए थे, लेकिन वहां तो सीधे ही मेरे पास 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 27 आ रहा है। इसका नहीं आच्छादी नहीं है, तो एक परंतु आच्छादी नहीं है। इस प्रकार से हम सभी को अपन हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें विशेष रूप से आपके पास 5 एग्जाम्पल थे, 5 को हमने हल किया है। क्लियर हो गया बात? अब देखिए मित्र, तीसरा क्वेश्चन देखो आप। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर बिग बॉक्स x। मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपके सामने, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक के बहुएकी की यदि डेफिनेशन हमें अच्छी तरह आती है, एक की आच्छादक की डेफिनेशन अच्छी तरह आती है, तो हम इसको वर्गीकृत भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें फलन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है फलन f(x) बराबर बिग बॉक्स x। महत्तम पूर्णांक फलन, बिग बॉक्स x का मतलब महत्तम पूर्णांक फलन। बिग बॉक्स का मतलब होता है महत्तम पूर्णांक फलन। R2R f R2R न तो एक है और न आच्छादक है, जहां बिग बॉक्स x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। देखिए विद्यार्थी, मुझे समझने न पड़ेगा कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। आपने जो प्रीवियस क्लास 11th क्लास थी उसमें आपने संबंध और फलनों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। साथ में हमने फलन जो आगे के जो नेक्स्ट लेसन था, फलनों के विस्तार रूप से हमने लिमिट से उस फलन का मान लिमिट रख करके उस फलन के मान याद किए थे। उसी में से एक फलन आता महत्तम पूर्णांक फलन। पूर्णांक किसी भी संख्या के 2 पार्ट होते हैं मित्रों, किसी भी संख्या के 2 पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मेरे पास 1 2 3 4। आपको ये संख्याएं ऐसे लग रही होगी कि सर ने ये संख्याएं स्वतंत्र रूप से लिखी है, 1 2 3 4, लेकिन इनके आगे पॉइंट लगा करके मैं 0 लिख सकता हूं। सबके आगे 1.0 2.0 3.0 4.0। यहां पे जो 1 2 3 4 स्वतंत्र पॉइंट से पहले इधर दाएं की ओर, ये आपकी पूर्णांक राशि है, और जो पॉइंट के बाद जो संख्या है वो आपकी भिन्नांश राशि है। तो कह सकते हैं किसी भी संख्या के निर्माण में पूर्णांक और भिन्नांश का योगदान होता है। आप अकेला 1 नहीं लिख सकते, 1.0 अर्थात पूर्णांक 1 है, भिन्नांश 0 है, 0/10 लिखेंगे। 2.0 2 + 0/10, 3.0 3 + 0/10, 4.0 4 + 0/10। सबको यदि देखेंगे हम तो कुल मिलाकर के मेरे पास वापस हुए अंक आ जाते हैं। यदि मैं इसे महत्तम पूर्णांक फलन में मान रखूं इसका 1.0, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 1,
2.0 28 के लिए मेरे पास 2 होगी, 3.0 28 के लिए मेरे पास 3 होगी, और 4.0 28 के पास मेरे पास 4 होगी। यहां पे शून्य एक भिन्नांश है, शून्य एक भिन्नांश है, लेकिन यदि मैं इसको इस प्रकार से चेंज कर दूं 1.1, 1.4 और इसे बिग बॉक्स एक्स में लिख दूं तो मेरे पास इनके मान क्या होंगे 1. महत्तम पूर्णांक भिन्नांश तो लेना नहीं, बड़ा पूर्णांक लेना 1, 1.4 का भी 1 हो गया, दोनों के 1.1 की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि ये कह रहा महत्तम पूर्णांक लेना है। और आगे और इंडिकेट कर रहा है आपको, ये क्वेश्चन आगे और इंडिकेट कर रहा है कि बिग बॉक्स एक्स से कम, बिग बॉक्स एक्स के बारे में एक्स से कम या उसके बराबर, एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। बिग बॉक्स एक्स यहां लिखा है बिग बॉक्स एक्स कोमा एक्स, एक्स क्या है इसमें, एक्स के बारे में कहा गया है, एक्स के बारे में कहा गया है कि एक्स बिग बॉक्स एक्स एक्स से कम, एक्स से कम या उसके बराबर, या उसके बराबर, या उसके बराबर महत्तम, महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, को निरूपित करता है, को निरूपित करता है। इस लैंग्वेज को समझे आप, ये लैंग्वेज कहना क्या चाह रही है कि बिग बॉक्स एक्स, बिग बॉक्स एक्स है एक्स से कम, अर्थात इसकी जो वैल्यू है बिग बॉक्स एक्स की वैल्यू है तो एक्स से कम होगी या उसके बराबर, देखो 1 2 3 4 उसके बराबर है, या फिर इससे कम 1.1 का मान, ठीक है 1.4 का मान नहीं होगा। दोनों चीजें निहितार्थ हो गए, दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी है कि बिग बॉक्स एक्स एक्स से कम या उसके बराबर लेस देन एक्स और इक्वल टू एक्स, लेस देन एक्स और इक्वल टू एक्स महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। रिप्रेजेंट ए मैक्सिमम इंटीजर्स फंक्शन, ए मैक्सिमम इंटीजर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां क्लियर हो गई बात कि महत्तम पूर्णांक 1.0 की वैल्यू 1, 2.0 की 2, 3.0 की 3, 4.0 की 4, तो x से कम या बराबर, या बराबर, देखो दोनों कम भी आ रही है ये बराबर भी आ रही है, तो ये क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि हमारे पास पूरा दिमाग हमारा यहाँ चाहिए R2। देखो मित्रों ये R को मैं प्रांत कहता हूं, अर्थात डोमेन, ये डोमेन है, और ये जो R है, ये जो R है ये सह प्रांत है, ये क्या आपका सह प्रांत का कोडोमेन है, ये कोडोमेन। प्रांत और सह प्रांत के अवयवों के मध्य ही हमें मैपिंग करनी है, चित्रण करना है। तो देखो आप एक एक के लिए एक की फलन 1 अंडरलाइन, एक की फलन क्या कहता है, फलन f, फलन f एक ही होगा, एक ही होगा, या तो आप बस लिख दो प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, तो फिर बात लिखूंगा प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, अलग अलग प्रतिबिंब हो, ऐसा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखिए x बराबर 1.0 लिया,
बिग बॉक्स x 1.0 इक्वल टू 1, एक का प्रतिबिंब x बराबर 2.1 लिया, बिग बॉक्स x 2.1 का प्रतिबिंब 2, भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न आ रहा है, एक एक ही है, अतः एक ही है। क्या ये आच्छादक भी हो सकता है? सेकंड आच्छादक। देखो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दिया गया फलन न तो एक एक है, सॉरी एक एक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि x की वैल्यू मैं 2.3 ले लेता हूं, तो 2.3 का प्रतिबिंब मेरे पास 2 बना, तो एक ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि 2.1 और 2.3 दोनों का प्रतिबिंब अवयव दो प्राप्त हुआ, अर्थात प्रांत के किन्हीं दो अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, इस कारण ये एक ही नहीं। साथ में ये भी कह रहा है कि दिया गया फलन न तो एक ही न आच्छादक है। अब आच्छादक के लिए आच्छादक फलन के लिए कहता है कि फलन f आच्छादक होगा। क्या होता है? सहप्रांत बराबर परिसर, यहां सहप्रांत R है, लेकिन परिसर ध्यान दीजिए, लेकिन परिसर प्राकृत संख्या नहीं, क्यों? 1.0 का मान 1, 2.0 का मान 2, 3.0 का मान 3, 4.0 का मान 4, 2.1 का मान 2, 3.3 का मान 3, 4.1 का मान 4, 5.1 का मान 5। सहप्रांत क्या है? अर्थात परिसर क्या है मेरे पास? परिसर n है, जो कि बराबर नहीं, अतः आच्छादक नहीं, आच्छादक फलन नहीं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको कक्षा 11 का एक एक लेसन चित्र आना चाहिए, तभी आप कक्षा 12 चित्र पढ़ सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप विषयागत स्टडी अच्छी करें, एक शब्द को समझे, जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया था, समझे, समझ में आ गया। महत्तम पूर्णांक की जगह अन्य भी दे सकता था, न्यूनतम पूर्णांक ये भी लिख सकता था, तो वह एक टाइप का क्वेश्चन बन गया। एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन संख्या 4, सिद्ध कीजिए कि एपेक्स बराबर मोडोपेक्स। देखिए आप फलन एपेक्स बराबर बिगोक्स, इसकी जगह मोडोपेक्स का मापांक फलन दिया गया है। आप अपनी बुक एनसीईआरटी की बुक में देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन संख्या 4, सिद्ध कीजिए एपेक्स बराबर मोडोपेक्स। मोडोपेक्स इज ए बेसिक महत्तम पूर्णांक फलन है, मापांक फलन है। मोड ऑफ एक्स एक मापांक फलन है, बेसिक मापांक फलन है। यदि मैं ऐसे लिख दूं एपेक्स बराबर मोड ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर होता है, तो मैं कह सकता हूं मापांक फलन में जितनी भी राशियां होती है उनका मान से धनात्मक प्राप्त होता है, और इसका न्यूनतम मान 0 होता है। न्यूनतम मान किसके बराबर होता है? 0 होता है, और अधिक से अधिक प्राकृत संख्या होती है, धनात्मक होती है सबके सब, और जितनी भी धनात्मक संख्या होती है सब प्राकृत होती है, और 0 शामिल हो गया तो पूर्ण संख्या होगी। तो अब ये जो महत्तम जो मापांक फलन है, मापांक फलन f r2 ये किसमें f r2। देखिए बच्चों, r इज ए डोमेन of function fx equal to mod of x, r is a codomain of function fx equal to mod of x, दोनों के डोमेन कोडोमेन दे रखा है। क्या ये एक ही आच्छादक है, या एक न तो एक ही है और ना आच्छादक है? इन इंग्लिश लैंग्वेज नाइदर 1 nor onto, वह mod of x बराबर x, mod of x इक्वल टू x, यदि x
पॉजिटिव और 0 है। एंड मोड ऑफ x बराबर -x यदि x ऋणात्मक है, यदि x ऋणात्मक है तो ऐसा इसमें दिया गया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें धनात्मक वास्तविक संख्या ऋणात्मक वास्तविक संख्या सभी सम्मिलित है। -1 का प्रतिबिंब 1 है, +1 का प्रतिबिंब भी 1 है। अतः महाराज है तो एक ही हुआ ही नहीं, क्योंकि प्रांत के किन्हीं दो अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो गया। ये क्या चेकआउट, ओनली चेकआउट करना, बताना आपको। अब एक प्रांत के किन्हीं दो अवयवों 1 और -1 का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब, एक विद्यमान, अतः ये एक ही नहीं। अब ये कह रहा है कि क्या ये एक ही नहीं तो क्या आच्छादक तो हो सकता है। आच्छादक कहता है कि सहप्रांत बराबर परिसर होना चाहिए। सहप्रांत वास्तविक संख्या है, परिसर सदैव धनात्मक वास्तविक संख्या आ रही है, अतः ये आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्रारंभिक शर्त है, मेरी प्राइमरी जो कंडीशन है, इनिशियल जो कंडीशन है वो ये कहता है कि सहप्रांत बराबर परिसर। भैया सहप्रांत बराबर परिसर है तो आच्छादक मार दीजिए, आच्छादक लिख दीजिए, नहीं है तो हस्तक्षेप नहीं। तो ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। तो हमें इनिशियली इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा कि फलन की प्रकृति क्या है, कि महत्तम पूर्णांक है, अचर फलन है,